तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा का सी सेट। और सी सेट किसका है? कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। और अभी हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं में हमारा विषय क्या है? कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। और देखने वाले हैं 2024 का पेपर। और 2024 का पेपर बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे, कौन सा प्रश्न कैसा पूछा गया है और उसको कैसे लिखा जा सकता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बिल्कुल 2024 का पेपर बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है, यदि मेरा वीडियो आप देखोगे, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जैसे अंक के बारे में तो लिपिड्स का पहला महत्व क्या है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लिपिड्स क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये शरीर में पाए जाने वाले कोमल अंग जैसे कि हृदय फेफड़ों की सुरक्षा भी करते हैं। और तीसरा क्या है? शरीर के ताप को एक सा बनाए रखने में भी लिपिड्स क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये है लिपिड्स के कार्य। अब हम देखने वाले हैं एंजाइम के कार्य। तो एंजाइम के कार्य भी जो है लगभग लिपिड्स के जैसे ही होते हैं। अब हमें उनको समझना है कि एंजाइम के कार्य क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम के गुण क्या है? पहला गुण तो ये लिखिए आप, इनकी प्रकृति कोलाइडी होती है। एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडी होती है। और दूसरा क्या लिखो? ये जल में विलय होते हैं। और आप एक और लिखना चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, परावैंगनिक किरणों से ये नष्ट हो जाते हैं। ये एंजाइम के विशेष गुण हैं। अब हम देखने वाले हैं बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा और श्वसन के प्रकार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्वसन के प्रकार। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन आक्सी श्वसन कहलाता है। इसे वायुवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनाक्सी श्वसन कहलाता है, और इसको अवायुवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। और यदि और अच्छे से जानकारी चाहिए श्वसन के बारे में तो मैंने एक वीडियो स्पेशल अध्याय 11 पादप कार्यकी के ऊपर बनाया है, जिसमें सारे अंतर को मैंने समझाया है। तो उसमें भी ये श्वसन आक्सी श्वसन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो आप मेरा वीडियो वहाँ देख के समझ सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा। तो बाष्पोत्सर्जन क्या है? पेड़ पौधों में होने वाली एक क्रिया है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जीवित पौधों के आंतरिक ऊतकों से, जीवित पौधों के आंतरिक ऊतकों से पौधों के वायु विभाग जैसे पत्तियों, तनों, शाखाओं द्वारा जल के वाष्प के रूप में बाहर निकल जाने की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो ये होती है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अब हम देखने वाले हैं अगला क्या? सरसों एवं मकोए के पुष्प सूत्र लिखिए। तो सरसों और मकोए का पुष्प सूत्र लिखने से पहले हम अथवा वाला देख लेते हैं। गेहूं एवं भिंडी के वनस्पतिक नाम लिखिए। तो गेहूं का वनस्पतिक नाम जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। और भिंडी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एबोलमोस्कस एस्कुलेंटम। क्या है? एबोलमोस्कस एस्कुलेंटम। अब हम देखने वाले हैं सरसों एवं मकोए के पुष्प सूत्र। तो ये हम बड़ी क्लास, हमारा अगला वीडियो जो आएगा क्वेश्चन आंसर वाला लॉन्ग वाले, तब हम उसमें ये देखेंगे। अब हमको देखना है प्रश्न है 12। और 12 में क्या दिया है? मालवेसी कुल के दो पौधों के वनस्पतिक नाम लिखिए। तो मालवेसी कुल के दो पौधे आप याद रखिए, बहुत अच्छे पौधे हैं। एक तो है कपास और दूसरा है भिंडी। तो कपास जो रेशे वाली फसल है, जिसे व्यापारिक फसलें के नाम से भी जाना जाता है। तो कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गॉसिपियम स्पीसीज। कपास का वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम स्पीसीज। और दूसरा जो है सब्जी वाली फसल है वो है भिंडी। तो भिंडी का आप वैज्ञानिक नाम लिख दीजिए एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। यदि आपको भिंडी का वैज्ञानिक नाम याद ना हो तो आप गुड़हल को याद रखिए। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा इंडिका। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिबिस्कस रोजा इंडिका। तो आप उसको लिख दीजिए। अब इसके बाद अथवा में क्या दिया है? ग्रैमनी कुल के कोई दो आर्थिक महत्व लिखिए। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर आपको ये बता दूं
कि ग्रैमनी कुल में जो फसलें आती है वो ज़्यादातर जो है अनाज वाली फसलें आती हैं, अन्न वाली फसलें आती हैं, जिसके जिसके अनाज से हम आटा बनाकर खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे क्या आता है, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, गेहूँ, ये सारी जो है ग्रैमनी कुल में आने वाली फसलें हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, घास कुल वाली फसलें। तो अब हमें लिखना है इनका कोई दो आर्थिक महत्व। तो पहला आर्थिक महत्व लिख लो कि खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य पदार्थ के रूप में क्या लिखना है कि इन फसलों के दानों से या अनाज से आटा बनाकर रोटी के रूप में खाद्य पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्या लिखना है आपको कि शर्करा के रूप में इस कुल में आने वाली गन्ने की फसल को शर्करा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में बहुत सारे फायदे हैं और ये इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाया हूँ जो 12 अध्याय का है, उसमें मैंने सभी कुलों के आर्थिक महत्व के बारे में बताया। अब इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं मेंडल की सफलता के कोई 3 कारण लिखिए। तो मेंडल की सफलता के पहला कारण तो ये है कि उन्होंने मटर के पौधों का सिलेक्शन किया। दूसरा क्या है कि दूसरा कारण ये है उन्होंने अपने प्रयोगों को सावधानी पूर्वक संपन्न करते हुए प्रयोगों का पूरा रिकॉर्ड उन्होंने रखा। और तीसरा क्या कारण है कि उन्होंने अपने प्रयोगों का द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी तक पूरा अध्ययन किया। तो ये मुख्य कारक है उनकी सफलता के। अब हम देखेंगे मेंडल के प्रभाविता के नियम, परिभाषा एवं उदाहरण सहित। ऐसे तो मेंडल के 3 नियम होते हैं, तो उनमें से हम एक नियम देखने वाले हैं। वो क्या देखने वाले हैं, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम में क्या बताया उन्होंने कि जब 2 असमान गुणों वाले जनकों के बीच संकर कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में संकर संतानें उत्पन्न होती है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर क्या होता है कि पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण स्पष्ट हो जाता है और अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। ऐसा ये मेंडल के प्रभाविता का नियम है। अब इसके बाद में उदाहरण के लिए आपको मेरा लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है कि कार्बनिक यौगिकों के कोई 2 महत्व लिखिए। तो कार्बनिक यौगिकों का कृषि में बहुत बड़ा महत्व है। कार्बनिक यौगिक का पहला महत्व है औषधियाँ बनाने में। कार्बनिक यौगिक से अनेक जीवन रक्षक औषधियाँ बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं। और दूसरा क्या है, खाद्य पदार्थ में भी ये फायदेमंद है। अनाज, शक्कर, दूध, घी, वसा, विटामिन आदि भोज्य पदार्थ कार्बनिक यौगिक तथा उनके मिश्रण होते हैं। तीसरा क्या दिया है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले जैसे लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि कार्बनिक यौगिक द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये कार्बनिक यौगिक के 3 महत्व हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में हम अंतर देखने वाले। पहला अंतर क्या है कि कार्बनिक यौगिक में ये यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बने होते हैं और ऐसे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो धातु एवं अधातु तत्वों के संयोजन से बनते हैं। ऐसे यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इसका आयनन नहीं होता है। कार्बनिक यौगिक का आयनन नहीं होता है और अकार्बनिक इनका जलीय विलयन में आयनन हो जाता है। अकार्बनिक यौगिकों का जलीय विलयन में आयनन हो जाता है। फिर तीसरा क्या दिया है, कार्बनिक यौगिक इनकी क्रियाएं धीमी होती है। अकार्बनिक यौगिक इनकी क्रियाएं तीव्र एवं आयनिक होती है। तो ये हमने 3 उसमें क्या देखे, अंतर। अब हम देखेंगे गोबर गैस के उपयोग करते समय कोई 3 सावधानियां लिखिए। तो गोबर गैस के उपयोग करते समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली सावधानी, गैस का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरी सावधानी, गैस वाल्व धीरे धीरे खोलना चाहिए, यानी जो बटन रहती है उसको धीरे धीरे खोलना चाहिए, एकदम से नहीं खोलना चाहिए। फिर तीसरी क्या है
गैस को अधिक देर तक नहीं सूंघना चाहिए। ये तीसरी सावधानी है। और चौथी सावधानी क्या है? माचिस की तीली जलाने से पहले गैस वाल्व नहीं खोलना चाहिए। यानी माचिस की तीली जलाओ, इसके बाद गैस वाल्व खोलना चाहिए। तो ये सावधानी हमें रखना चाहिए। अब इसके बाद में क्या दिया है? एथेन के कोई 3 उपयोग लिखिए। किसके उपयोग लिखना है? एथेन के कोई 3। एथेन के बहुत सारे उपयोग हैं। अभी हम प्रश्न नंबर 15 देख रहे हैं। तो पहला उपयोग क्या है? प्राकृतिक गैस के रूप में या ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। दूसरा क्या है? प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग होता है। तीसरा क्या है? हेक्साक्लोरोएथेन। हेक्साक्लोरो जो एथेन का एक बाउंड है जिससे कपूर बनाने के लिए भी उपयोग होता है। तो ये एथेन के 3 उपयोग हैं। अब हम देखने वाले हैं तेल एवं वसा में 3 अंतर। देखते हैं तेल और वसा में 3 अंतर क्या होते हैं। तेल और वसा में अंतर। तो हम पहले देखेंगे तेल। तेल की क्या विशेषता है? हम देख रहे हैं तेल और वसा की पहचान। तो पहला क्या देखेंगे? तेल। ये सामान्य ताप यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होते हैं और ये सामान्य ताप 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होते हैं, मतलब ये जम जाते हैं। कौन? वसा। दूसरा क्या है? ये प्राय द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तेल प्राय द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, वसा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तेल, इनका घनत्व अपेक्षाकृत निम्न होता है, वसा इनका घनत्व अपेक्षाकृत उच्च होता है। तो आप ऐसे भी इनको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या दिया है? अच्छे पेंट के कोई 3 लक्षण। तो अच्छे पेंट कैसे होते हैं, उनकी विशेषता देखना है। अच्छे पेंट सरलता से फैलने वाला होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? सतह पर एक साथ शीघ्र चिपकने वाला होना चाहिए। तीसरी विशेषता क्या है? इसकी परत धोने योग्य होनी चाहिए। ये अच्छे पेंट की विशेषता है। अब हम देखने वाले हैं किण्वन के लिए अनुकूल कोई 4 परिस्थितियां लिखिए फर्मेंटेशन के लिए। क्या है? सबसे पहले तो ताप। ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब तो यह क्रिया बहुत सुचारू रूप से होगी। और दूसरा क्या है? शर्करा विलयन की सांद्रता। जैसे किण्वन की क्रिया जो है जब शीरा बनाने के लिए या उपयोग होती है या अल्कोहल बनाने के लिए उपयोग होती है, तो वहाँ पर शर्करा की सांद्रता 8 से 10% होना चाहिए। तीसरे क्या है? जैसे तीसरी अनुकूल परिस्थिति क्या है कि विलयन का पीएच मान 7 होना चाहिए। विलयन का पीएच मान 7 होना चाहिए। और चौथी क्या है? पर्याप्त वायु उपस्थित होनी चाहिए, तभी किण्वन की क्रिया ठीक से होती है। अब देखते हैं मैथिल एल्कोहल के कोई 4 उपयोग। तो मैथिल एल्कोहल के 4 उपयोग। मैथिल एल्कोहल का क्या उपयोग है? पहला, पेंट वार्निश बनाने के लिए। दूसरा, विषैला शराब बनाने के लिए। तीसरा क्या है? एल्कोहल को विकृत करने के लिए। और चौथा है रंग औषधियों को निर्माण के लिए। ये है मैथिल एल्कोहल के उपयोग। अब 18वां प्रश्न में क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं विभव को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखेंगे विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले 2 कारक। तो विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले 2 कारक, पहला कारक है चालक के आवेश पर। चालक के आवेश पर, किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होता है उसका विभव उतना ही अधिक होता है। पहला कारक ये है। दूसरा कारक क्या है? चालक के आकार पर निर्भर करता है। विद्युत विभव का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक के आकार पर।
कि किसी चालक की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उसका विभव कैसा होगा, उतना ही अधिक होगा। तीसरा क्या दिया है, चालक के चारों ओर के माध्य पर भी विद्युत विभव निर्भर करता है या प्रभावित होता है। तो ये हमने देखे विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे विद्युत में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो विद्युत में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है, कूलाम ने एक नियम अपना बताए थे और वो नियम में उन्होंने समझाया था। तो क्या कहते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये उन्होंने अपना एक नियम बताया। और नियम में क्या बताया, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, इसके मध्य लगने वाला बल बराबर, तो इसके बीच लगने वाला बल बराबर, माना कि Q1 Q2 ये दो क्या है, आवेश है और इनके बीच की दूरी r है। तो इसके बीच में लगने वाला बल, इसको हम ये समीकरण से दर्शाएंगे, F Q1 Q2 बराबर F 1/r का स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम इसको दर्शा सकते हैं। ये यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है, ये क्या है यहाँ पर, नियतांक। तो ये है विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब आज का बहुत इम्पोर्टेंट और जो कल का पेपर है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और वो क्या है, मौसम और जलवायु में कोई चार अंतर लिखिए। तो हमें लिखना है मौसम और जलवायु में। तो मौसम और जलवायु, तो मौसम किसे कहते हैं, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। जलवायु, किसी स्थान के वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरा क्या है, मौसम अल्पकालीन होता है, जलवायु दीर्घकालीन होती है। मौसम, इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को मौसम विज्ञान कहते हैं। जलवायु, इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को जलवायु विज्ञान कहते हैं। फिर कृषि संबंधित सभी कार्य मौसम पर निर्भर करते हैं। जलवायु के आधार पर फसल ली जाती है, जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र में बाजरे की फसल। तो इस तरह से ये अंतर है। तो हमने देखे मौसम और जलवायु में अंतर। अब यहाँ पर दिया है पाले से फसल को बचाने के कोई चार उपाय लिखिए। पहला उपाय, खेत के चारों ओर धुआं कर देना चाहिए। दूसरा उपाय, फसलों की सिंचाई कर देना चाहिए। तीसरा उपाय, सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन उसकी निश्चित मात्रा है, ऐसा नहीं कि ओवरडोज डाल दोगे तो फसल जल जाएगी। चौथा उपाय क्या है, हमारे खेतों के चारों ओर वायुरोधक पट्टियां लगाना चाहिए। अब आज का और अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं, समांतर माध्य के कोई चार गुण। तो समांतर माध्य के चार गुण क्या है। पहला गुण, इसकी गणना सरल होती है, इसको समझना आसान होता है, इसको व्यवहारिक उपयोग में लाया जाता है। फिर इसके बाद में चौथी क्या है, इसमें सभी पदों को पूर्ण महत्व मिलता है। तो ये है समांतर माध्य के गुण। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये कल के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है, आपके काम का कंटेंट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो